हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो सीडीपी से आज क्लास नंबर 14th रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर पेपर 1 हो या पेपर 2। इवन सीडीपी के ही पोर्शन में नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी हो जाता है। बिकॉज यहाँ से सीडीपी में क्वेश्चन तो बनते ही हैं, अदर सेक्शन में भी, पेडागोजी के सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो इन दोनों को डिटेल में समझेंगे और इसके बाद गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका नहीं छूटेगा ना। और जो हमारा डिस्कस करने का तरीका है वो हम थ्योरी पूरी डिस्कस करेंगे, पहले चीजों को समझेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी लास्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं ना। सो फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्लास की पीडीएफ वगैरह आपको भी प्रोवाइड करा दी जाती है अगर आपको नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता है ना। सो इस तरह से चलिए शुरू करते हैं क्लास को और आते हैं टॉपिक की तरफ, समझते हैं कि आखिर असेसमेंट है क्या। और उससे पहले समझना हमें जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो ये तीनों जो शब्द लिखे हुए हैं, इन तीनों शब्दों को समझना जरूरी है कि आखिर इनका क्या कहना है ना। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये आया कहाँ से। ये जो कॉन्सेप्ट है सीसीई का, ये किसके द्वारा दिया गया और किस तरह से कब लागू हुआ, ये चीज को समझ लेते हैं। सो आप आरटी एक्ट के बारे में जानते हैं। आरटी एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 के तहत इसी के तहत सीसीई का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था। लेकिन ये लागू कब हुआ? ये 2010 में लागू हुआ हो जाता है जाकर के, ठीक है। एनसीईआरटी के द्वारा इसको लागू कराया जाता है, यानी कि एक संस्था जो कि आरटीई है, आरटी एक्ट के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को लाया जाता है। और अप्लाई कौन करता है एक तरह से लोगों के ऊपर, है ना, चीजें फॉलो कौन करा रहा होता है? तो ये एनसीईआरटी है जो इसको फॉलो कराती है ना। सीसीई लाने का जो मुख्य उद्देश्य था, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट को एक तरह से यहाँ पे बढ़ावा देना था, यानी कि बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पे फोकस करना था ना। अब ये होलिस्टिक वर्ड जो है, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है ना। अब ये होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है ना, क्या कहा जाता है इसको, इसको समझ लेते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो देखिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है जहां पे बच्चे के शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक यानी कि को स्कोलिस्टिक चीजें भी शामिल होती है ना। अब शैक्षिक में वो सारी चीजें आती हैं जो बच्चा जो है अपने पूरे एक बैग में अपने चीजों को रखता है, बुक हो, कॉपी किताबें ना, हर एक चीज, यानी कि ओवरऑल जो कि उसकी पढ़ाई लिखाई से चीजें संबंधित होती है ना। फिर उसका सिलेबस हो ना, क्लास 5th में है तो उसका जो भी सिलेबस होगा ना, सारी चीजें ओवरऑल पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है ना। और ये एक नैरो कॉन्सेप्ट माना जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड है ना, सिर्फ बच्चों को पढ़ना है, किताबी कीड़ा बनाना है यहाँ पे। जबकि सह शैक्षिक की बात क्या होती है, को स्कोलस्टिक, यहाँ पे अदर करिकुलर एक्टिविटीज शामिल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या शामिल होता है? अदर जो करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं वो सब यहाँ पे आपकी शामिल होंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चे को डांसिंग में इंटरेस्ट है तो वो हो सकता है, गेम्स हो सकते हैं, आर्ट क्राफ्ट ना, ये सारी चीजें। और ये एक वाइड कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं ना, कि अगर आप बच्चे को ना, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जहां पे देखा होगा आपने ना, कि उनको पढ़ाने के चक्कर में बाकी चीजों में ध्यान ही नहीं देते ना, कि बाकी चीजें तो तुम्हें करनी नहीं है, अगर तुमने वो करी तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। जबकि ये गलत चीज है कि हर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं हो सकता है किसी बच्चे में कोई स्किल हो, वो गेम्स में बढ़िया आगे निकल सकता है ना, आगे चल के क्रिकेटर बन जाए, फुटबॉलर बन जाए, है ना, हॉकी प्लेयर बन जाए, या फिर आर्ट में निकल सकता है बच्चा, अगर उसको मौका दिया जाए, शुरुआत से वो चीजें उनमें डेवलप करी जाए। क्योंकि हर कोई बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर या फिर टीचर तो नहीं बन सकता है ना, ये पॉसिबल भी नहीं है ना। आपने भी देखा होगा कि आईएएस की तैयारी कितने लोग कर रहे होते हैं, पर उनमें से बनते कितने हैं? सिर्फ चुनिंदा लोग ही बनते हैं। बाकी क्या करते हैं? बाकी किसी अदर चीजों में बिजी हो जाते हैं। अगर उनके पास कोई ना कोई स्किल है तो उस चीज में अपना जो भी है अपना शुरू कर देते हैं ना। तो वो चीजें होनी चाहिए, हमेशा बच्चों के पास ऑप्शन होने चाहिए ना। तो इस तरह से चीजें होती हैं, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक को स्कॉलस्टिक जो चीजें हैं उन पे भी फोकस किया जाए बच्चों के डेवलपमेंट में। अगली चीज क्या है? ये भी यहाँ पे सेम चीज बताया गया है कि बच्चे को हर तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या होता है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी प्रॉपर हो, इमोशनली उसको डेवलप करना है, फिजिकल
सोशल और स्पिरिचुअल, यानी कि हर एक पर्सपेक्टिव से उसका विकास होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको आप पढ़ा पढ़ा के ना बिल्कुल आइंस्टीन बना दीजिए, बाकी वो सोशल के साथ ना ही उसकी कोई कनेक्टिविटी है, ना ही वो कोई गेम खेल रहा है, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी एक तरह से कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा ना। तो ये चीजें नहीं करनी है। हर एक चीज, हर एक तरह का एनवायरमेंट एक्सपोजर बच्चे को देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आगे जो ये शब्द हमने पढ़े थे शुरुआत में ना, कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इन्हें समझ लेते हैं। भाई कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, यानी कि बच्चे का जो इवेल्युएशन है वो आपको लगातार बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बच्चे का हाफ ईयरली एग्जाम ले रहे हो, है ना, हाफ ईयरली एग्जाम ले लो और फिर एनुअल एग्जाम ले लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये कभी भी आपके क्रिएटिव नहीं माने जाते हैं, या फिर कह सकते हो एक तरीके से ये अच्छे नहीं है बच्चों के लिए ना। तो लगातार मतलब कि मान लीजिए आप क्लास में एंटर करते हो, तो आपने इंट्रोडक्शन के बेसिस पे उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। साथ में आपने फिर टॉपिक पढ़ाया, अपना जो भी टॉपिक था बच्चों के सामने आपने रखा, उनको समझाया टॉपिक को। उसके बाद क्लास के लास्ट में आपने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। इस तरह से डेली बेसिस पे, या फिर पूरा कोई इस तरह से अपनी चीजें कुछ 2-4 चैप्टर पढ़ा दी, और वीकली ना, वीक पे आपने वीकली एक तरह से वीकेंड पे आपने उनसे क्या किया, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, उनका छोटा सा टेस्ट ले लिया। क्यों ले लिया? ताकि आपको एक फीडबैक मिल जाए ना, ताकि आपको एक फीडबैक मिल जाए कि आपने बच्चों को जो चीजें समझाई हैं उन्हें कितनी समझ में आई हैं, किस हद तक वो चीजों को समझ पाए हैं। या फिर कोई मंथली टेस्ट ले लीजिए ना। तो ये सारे फॉर्मेटिव के कैटेगरी में आते हैं। समग्र अभी हमने समझा है, समग्र का मतलब जहाँ पे शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों इंक्लूड होते हैं, वो आपके इसके अंदर कर आ जाते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? तो मूल्यांकन जो है ये फॉर्मेटिव भी होता है और समेटिव भी होता है, यानी कि ये अपने आप में असेसमेंट को इंक्लूड करके चलता है, मापन भी कर रहा होता है और आकलन भी कर रहा होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कह देंगे। यानी कि यहाँ पे बच्चों के ग्रेड भी बताए जाएंगे, मार्क्स भी बताए जाएंगे, और साथ में उनमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो फीडबैक आप लेते हो, वो भी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती है ना। सो ये आप ये SCCE का कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। फिलहाल मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और यही सेम चीज अब हम असेसमेंट और इवेल्युएशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं ना, तुलनात्मक रूप में किस तरह से चीजें होती हैं। अब जैसे आकलन की बात करते हैं, असेसमेंट अभी अभी हमने समझा कि आकलन कैसा होता है। भाई ये गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है। ये बेहतर है, बच्चों में इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है एक तरह से, ठीक है, कि बच्चों में सुधार किया जाए, और इस पे बेस्ड है आपका आकलन, है ना। लास्ट में क्या करें कि यह एक शिक्षार्थी के सीखने, प्रगति और उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है ना। ये फीडबैक लेने का मतलब यही होता है ना, कि हम जानना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है लर्निंग में, क्या अचीव किया है, या फिर हो सकता है कि उसने कुछ गलत कॉन्सेप्ट सीख लिया हो, तो उसे हम क्या करेंगे? सुधार करेंगे उसमें, है ना। तो इस तरह से ये आकलन होता है। मूल्यांकन की बात करते हैं तो ये एक नैरो कॉन्सेप्ट मान लिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मापन करता है ना, कहीं ना कहीं मीजरमेंट करेगा। किस चीज का मीजरमेंट? कि बच्चे ने भाई कितने मार्क्स गेन कर लिए ना, उसकी ग्रेडिंग क्या रही क्लास में, फर्स्ट रहा, सेकंड रहा, थर्ड रहा, या फिर लास्ट, जो भी चीजें हो सकती हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं मूल्यांकन से। इस वजह से भाई ये आपका एक नैरो कॉन्सेप्ट माना जाता है। ये एक उत्पाद उन्मुख दृष्टिकोण है, यानी कि हम बच्चे को आइंस्टीन बनाने की तरफ फोकस करते हैं यहाँ पे। हमें जीरो तो चाहिए ही नहीं, कि ऐसा नहीं है कि बच्चा कहीं फेल हो रहा है, तो ये यहाँ पे चीजें देखी नहीं जाती ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि बच्चा हमारा एकदम सुपर सुपर होना चाहिए हमारे क्लास में, है ना। इस तरह से चीजें देखी जाती हैं। ये बच्चों के अंक और ग्रेड में विशिष्ट परिवर्तनों का मात्रात्मक अनुमान होता है एक तरह का, ठीक है। यानी कि बच्चे जो है कितने नंबर ला रहे हैं, कितने नहीं ला रहे हैं, इन सब चीजों पे बेस्ड होता है। इस वजह से मूल्यांकन आपका कहीं ना कहीं एक नैरो कॉन्सेप्ट हो जाता है। यही सेम चीज आप यहाँ पे भी समझ सकते हो, जैसे कि मैंने लिख कर की चीजें बताई हुई है ना, कि असेसमेंट कैसा होता है? गुणात्मक होता है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे ना, वही मंथली, वीकली ना, आप बच्चों को असेस कर सकते हो, एक फीडबैक ले सकते हैं। ताकि फीडबैक लेने से क्या होता है, टीचर को भी ये समझ में आता है कि भाई अगली बार मुझे बच्चों के सामने किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को रखना है, और बच्चों में जो गड़बड़ी रहेगी, कि बच्चे जो समझ नहीं पाए हैं, उसको हमें करेक्ट करना है। जबकि मूल्यांकन कहीं ना कहीं मात्रा के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है ना। और एक तरह से ये सिर्फ निर्णय सुनाने में भी हमें हेल्प कर देता है ना, कि हाँ बच्चा फेल है, पास है
बच्चे का क्या ग्रेड रहा क्लास में, तो इस वजह से इसे कहीं ना कहीं नैरो कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं। अब यहाँ पे तो हर तरह से सिर्फ इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, अब यहाँ पे तो भाई हम सिर्फ निर्णय सुना देंगे बच्चे का, हमने देखा कि अच्छा इतना ग्रेड है, इतना मार्क्स आ रहा है, ये रहा, वो भी चीजें होती है, इंक्लूड तो होता है आपका आकलन, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट सुनाने से रिलेटेड चीजें इंक्लूड है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बेहतर नहीं माना जाएगा ना। अब यहाँ से भी छोटा सा आप समझ पा रहे हो ना कि इवेल्युएशन क्या होता है, जो मापन और असेसमेंट को, यानी कि मेजरमेंट और असेसमेंट को साथ में लेकर के चले ना। अब यहाँ पे आकलन के दो प्रकार होते हैं, दोनों प्रकार को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में घूम फिरा के आपको ये दो वर्ड कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, ठीक है, और मिलना कंफर्म्ड है, दैट इज कंफर्म है ना, इतना तो मैं बता सकती हूँ आपको। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसी को कहा जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसी को क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर, क्या बोलेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और समेटिव असेसमेंट को कहा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो दोनों चीजों को समझ लीजिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब इसका मतलब क्या होता है कि आकलन के लिए, फॉर मतलब आकलन के लिए मूल्यांकन, बच्चे को आप उसका आकलन कर रहे हो ताकि आप क्या कर सको, उसका उसको असेस कर सको, या फिर एक तरह से असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि उसको सिखाने के लिए आप उसका असेसमेंट कर रहे हो। अब वही चीज ना, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जब आप क्लास में एंटर करते हो, तो बहुत से ऐसे टीचर होते हैं बिना जाने कि बच्चों का स्तर क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में, क्या वो पिछली क्लास से चीजें सीख करके आए हैं, और उन्होंने पूछा ही नहीं ना, उन्होंने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, बच्चे का जो भी स्तर हो बस वो अपने कॉन्सेप्ट पे शुरू हो जाते हैं, जो भी उनका कॉन्सेप्ट होता है वो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, वो चेक ही नहीं करते कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज क्या है, जबकि वो करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। तो इस आकलन में फीडबैक बहुत जरूरी होता है, और साथ में बच्चों का प्रीवियस जो पूर्व ज्ञान है उसको भी जानिए आप ना, और तभी इसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहेंगे ना, और ये हमेशा फॉर्मेटिव पॉजिटिव है, अच्छा है, पेपर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब भी आपसे पॉजिटिव आंसर मांगा जा रहा है और ये दोनों प्रेजेंट है, तो आपका आंसर हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, ठीक है। अब समेटिव असेसमेंट यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का आकलन, जब बच्चा सीख लेता है ना, तब आप हाफ ईयरली एग्जाम्स ले लेते हो ताकि जान लो कि बच्चे ने क्या सीखा, आप एनुअल एग्जाम्स ले लेते हो ताकि आपको पता चल सके कि बच्चे ने क्या चीजें किस तरह से सीखी है ना, तो ये कभी भी आपका बेहतर नहीं होता है, निगेटिव माना जाएगा ना, जहाँ पे बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर करना है, बच्चे को पास या फेल निर्धारित करना होता है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट रहा, आई होप आप समझ पाए होंगे। सेम चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है ना, आप देख सकते हो। बाकी आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा, जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे ना। देखिए मूल्यांकन की प्रधानता है किस चीज में, डायग्नोस और फीडबैक में, निदान और प्रक्रिया प्रतिक्रिया आपको जानना होता है क्या, बिल्कुल भाई, मूल्यांकन का मतलब क्या है, ताकि हम डायग्नोस कर सकें कि बच्चे को आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है ना, डायग्नोस करने का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम का पता लगाना, जो दिक्कत आ रही है बच्चे को, प्रॉब्लम का पता लगाना, डायग्नोस करना होता है, और फीडबैक यानी कि आपको समझना होता है कि भाई बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा। अगला प्रश्न है, आकलन को ध्यान केंद्रित करना चाहिए किस चीज पे, लगातार परीक्षण पे, लगातार परीक्षण लेते रहो भाई, आकलन की बात कर दी इन्होंने ना, तो ये तो असेसमेंट लाइक एक तरह से फॉर्मेटिव होता है ना, ग्रेडिंग सिस्टम पर भी काम नहीं करता है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना नहीं भाई, इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करना, इस पे बेस्ड होता है आपका आकलन ना। अभी शुरुआत में हमने बहुत अच्छे से चीजों को समझी है। अगला प्रश्न क्या है भाई, सीसीई यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन दर्शाता है ना, ये सीसीई जो है ये क्या चीज दर्शाता है, सह शैक्षिक गतिविधि, शैक्षिक विषय, या फिर बोथ स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक, जल्दी से बताएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बेहतरीन हो जाएगा ना, अभी हमने शुरुआत में चीजें समझी है। और अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि मूल्यांकन किस संकल्पना के अंतर्गत ज्ञान उच्चतम स्तर हो जाएगा ना, ज्ञान का जो उच्चतम स्तर है किस संकल्पना के अंतर्गत इसको जो है इंक्लूड किया जाता है, तो ये आपका कॉग्निटिव डोमेन हो जाएगा। कॉग्निटिव यानी कि बुद्धि से रिलेटेड चीजें ही है ना, कि भाई समझ कहाँ होती है, समझ बच्चे के दिमाग में ही होगी ना, दिमाग से ही चीजें समझनी होती है, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है ना, किस चीज पे बल देता है,
पहला है कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर परीक्षण करवाना चाहिए इस पे, या फिर सीखने को किस प्रकार से अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जा सकता है ना, सुधार पे भाई, इम्प्रूवमेंट पे बेस्ड है। ये कहना गलत हो जाएगा। परीक्षाओं का सामंजस्य बिल्कुल नहीं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी नहीं करानी है भाई, बच्चों को सुधार कैसे कर सकते हैं इस पे बेस्ड होता है ना। तो ये क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें ना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। सो ये रहा इंस्टाग्राम, और जो भी अकाउंट से आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाती हैं, है ना, और यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पूछ सकते हो ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए इतना ही रखते हैं।